नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका यहाँ स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम काल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। काल का जिक्र आते ही आप सभी इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि इसके भेद भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल हैं। परंतु मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ कि इन तीनों भेदों के अतिरिक्त इन तीनों भेदों के ही उपभेद भी होते हैं, जिनकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में यहाँ आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले हम काल की परिभाषा पर चलते हैं। काल शब्द का अभिप्राय होता है समय। तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। अर्थात कर्ता जो भी कार्य करता है उस कार्य करने के समय का जब हमें पता चलता है या उसके पूरे होने का अथवा उसके अपूर्ण रह जाने का जिससे हमें ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, वर्तमान काल को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस एंड भविष्यत काल को कहा जाता है फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार हम सबसे पहले भूतकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं भूतकाल पर। भूतकाल बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा है, वह लिख रहा था। तो इस प्रकार यहां पर लिखे हुए वाक्य एक बार आप फिर से पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने क्रिया लिखी है लेकिन क्रिया के रूप में पर्याप्त अंतर है। तो इस प्रकार क्रिया को लिखने में पर्याप्त अंतर क्यों है, इस बात की जानकारी हम आगे भूतकाल के उपभेदों के माध्यम से देंगे। तो आइए देखते हैं। दूसरा भेद है वर्तमान काल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे मैं खाता हूं, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब में उदय होता है और सीता खेल रही होगी। इसमें भी आप इन चारों वाक्यों को देख रहे हैं तो इसमें क्रिया के रूप में अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसे भी हम जब वर्तमान काल के उपभेदों के विषय में पढ़ेंगे तब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस प्रकार का रूप परिवर्तन क्यों है। आगे तीसरा भेद है भविष्यत काल। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, वह आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इस प्रकार यहां पर भी इन चारों वाक्यों में लिखी हुई क्रिया के रूप में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्यों होता है, क्यों हम क्रिया को कभी इस रूप में और कभी इस रूप में लिखते हैं, तो इस प्रकार के अंतर को जानने के लिए हमें इसके उपभेदों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो उपभेदों की जानकारी के लिए सबसे पहले हम चलते हैं भूतकाल के भेदों पर कि भूतकाल के कौन कौन से भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे अब जब मैं परिभाषा हम पढ़ रहे हैं तो परिभाषा से हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो उदाहरण के माध्यम से हम इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा। यहां पर हम देखते हैं कि जब भी हम भूतकाल का वर्णन करते हैं तो हम गया था, खाया था, लिखा था, आई थी, इस प्रकार था, थी का प्रयोग करते हैं। लेकिन
सामान्य भूत में इस प्रकार था थी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्रिया के बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता। तो इस प्रकार जब भी हम वाक्य में था और थी नहीं लगाते तो वाक्य भूतकाल में तो लिखा जाता है, परंतु समय का निश्चित ज्ञान न होने के कारण से था और थी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा भेद है पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी और वह विद्यालय गया था। यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने इन चारों वाक्यों में था और थी का प्रयोग किया है, क्योंकि कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध इससे हो जाता है। तो सामान्य भूत और पूर्ण भूत में यही अंतर है कि उसमें कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध नहीं होता और इसमें पूर्ण भूत में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसे सामान्य भूत में लिखते तो हम मैं खाना खा चुका था यह नहीं लिखा जा सकता, परंतु उसने राकेश को मारा, वह विद्यालय गया, इसी प्रकार से हम उसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हमने देखा कि इन चारों वाक्यों में था और थी लगाने का अभिप्राय है कि हम इसे पूर्ण भूत में लिख रहे हैं। तीसरा इसका भेद है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी और नम्रता पत्र लिख रही थी। यानी जब हमने देखा था तब क्रिया को यानी कर्ता द्वारा क्रिया को करते हुए देखा था, परंतु उसकी समाप्ति हुई थी अथवा नहीं इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो इस प्रकार के वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि क्रिया की समाप्ति का बोध हमें नहीं होता और लगातार यानी जिस समय हमने देखा था क्रिया लगातार की जा रही थी। तो इस प्रकार ये जो वाक्य हैं ये अपूर्ण भूत कहलाते हैं। चौथा प्रकार है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न का अभिप्राय होता है निकट ही, यानी अभी समाप्त हुआ समझा जाए, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, लौट तो आया है, भूतकाल की क्रिया है परंतु अभी अभी लौटा है। तो इस प्रकार यह आसन्न भूत के अंतर्गत आता है। मैं खाना खा चुका हूं, मेरा मित्र मेरे घर आया है एवं किसान ने खेत में हल चला लिया है। तो ये चारों ही जो वाक्य हैं ये आसन्न भूत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। अगला जो भेद है वह है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है कि हमें समाप्ति का बोध नहीं है और समाप्त हो भी सकता है और नहीं भी, इसमें संदेह है, तो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण से समझेंगे। शाम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने गाना गाया होगा। तो ये जो सभी वाक्य थे इनमें हमें क्रिया में संदेह था कि ऐसा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी। वस्तुतः यह भूतकाल की क्रिया है परंतु इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल में आता है। अन्य जो भेद है वह है हेतु हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूत
कहते हैं। अब चूंकि यह परिभाषा से स्पष्ट नहीं है तो उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे। यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। राधा आती तो मैं चला जाता। यहां पर इन सभी वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि किसी कार्य होना था, लेकिन कार्य किसी कारणवश नहीं हो पाया। जो क्रिया होने वाली थी वह किसी कारणवश नहीं हो सकी। यदि वह मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। अब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका क्योंकि उसका कारण था मोहन का पढ़ाई नहीं करना। गाड़ी में चढ़ जाता, यह कार्य है, लेकिन यह कार्य क्यों नहीं हो सका? क्योंकि मैं समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सका। तो इसी प्रकार से राधा आती तो मैं चला जाता। राधा नहीं आई इसलिए मैं नहीं गया। तो यहां पर ये सभी कार्य क्यों नहीं हो सके? क्योंकि किसी न किसी कारण, यहां पर कारण की क्या है? अनुपस्थिति है। कारण नहीं था इसलिए वह कारण हो नहीं सका, इसलिए कार्य भी नहीं हो सका। निधि मेहनत करती तो सफल हो जाती, अर्थात निधि ने मेहनत नहीं की तो सफल नहीं हो सकी। तो क्रिया संपन्न होनी थी, परंतु कारणवश क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह सफल नहीं हो पाई। तो कारणवश वह क्रिया संपन्न नहीं हो सकी। तो इस प्रकार हमने देखे कि भूतकाल के ये 6 भेद होते हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। आगे हम देखेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है। तो इस प्रकार से यह सामान्य वर्तमान हो गया। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता हो। तो इसी प्रकार आपने देखा था कि अपूर्ण भूतकाल था, कि भूतकाल में क्रिया जारी थी। तो इसी प्रकार से वर्तमान काल में भी क्रिया की अपूर्णता का ज्ञान होता है। तो जिस क्रिया से क्रिया की अपूर्णता का ज्ञान होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मां भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है और डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। इन सभी वाक्यों से हमें अभिप्राय सभी वाक्यों से जब हम इन सभी वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है परंतु कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। अभी तक कार्य लगातार क्रम में जारी है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे उनमें जो क्रिया होती है वह अपूर्ण वर्तमान की क्रिया कहलाती है। तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी। ये जो दोनों वाक्य थे अभी जो आपने देखे, इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान काल में हम क्रिया के होने की बात कर रहे हैं, परंतु उसमें हम संदेह करें कि बच्चा रो रहा होगा। हो भी सकता है कि वह नहीं रो रहा हो, परंतु हम इसमें संदेह कर रहे हैं कि हो सकता है वह रो रहा हो और हो सकता है वह नहीं रो रहा हो। इसी प्रकार नीति के विषय में भी यह स्पष्ट हो जाता है कि स्कूल जाती होगी और हो सकता है नहीं भी जाती होगी। तो ये जो दोनों प्रकार के वाक्य हैं ये संदेह वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सबसे पहले है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा।
अविरल कल कोलकाता जाएगा। वह, अब हम अन्य भी वाक्य ले सकते हैं। वह खाना खाएगा, वह राम दिल्ली जाएगा, राम अपनी पढ़ाई करेगा। तो इस प्रकार से हमें सामान्यतः भविष्य की जानकारी होती है कि भविष्य में सामान्य रूप से यह कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो सभी वाक्य आते हैं वे, उनमें क्रिया सामान्य भविष्य रूप में समझी जाती है। भविष्यकाल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें हम कार्य की, क्रिया की संभावना व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वर्षा होगी, हम केवल संभावना व्यक्त करें कि शायद वर्षा होगी, अब नहीं भी हो सकती है, यह केवल क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार देखिए, शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे। तो ऐसे वाक्यों में जब हम क्रिया के होने की केवल संभावना व्यक्त करते हैं तो वह, और आने वाले काल में करते हैं यानी भविष्य काल में करते हैं, तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहा जाता है। भविष्यकाल का तीसरा भेद है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो मां उसे संभाल लेगी, यह एक क्रिया है जो इस क्रिया पर निर्भर है। यदि बच्चा रोएगा तो मां उसे संभालेगी, यदि वह नहीं रोएगा तो मां उसे नहीं संभालेगी। तो कहने का अभिप्राय है कि यह बाद वाली जो क्रिया है वह पहली वाली क्रिया पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार यह हेतु हेतुमत भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। सफलता प्राप्त करना किस पर निर्भर करता है, मेहनत करने पर। तो यहां पर भी दूसरी जो यह क्रिया है यह इस क्रिया पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार के वाक्य हेतु हेतुमत भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। धन्यवाद।